और डिजाइनिंग फेज के अंदर जो है मोस्टली डिजाइनिंग के ऊपर फोकस होता था। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन कौन सी एनालिसिस फेज की एक्टिविटीज हैं जिनको हम जो है फिर ट्रांसलेट करते हैं डिजाइन फेज के अंदर आके, ठीक है। कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उससे हम एनालिसिस मॉडल बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग करते हैं। तो एनालिसिस से डिजाइनिंग फेज के अंदर आते हुए कौन कौन सी चीजें किस किस फेज के अंदर यूज होती हैं वो यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास एनालिसिस मॉडल, ये एनालिसिस मॉडल की चारों चीजें हैं, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट हैं, यहाँ पे फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स हैं, बिहेवियरल एलिमेंट्स हैं और क्लास बेस्ड एलिमेंट है, ठीक है। ये इनके अंदर जो है ये एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं ये डायग्राम्स के नेम लिखे हुए हैं। जैसे सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर यूज केसेस आ जाते हैं, टेक्स्ट यूज केस डायग्राम आ जाती है, एक्टिविटी डायग्राम आ जाती है और स्विम लेन आ जाती है। इस तरह इन सब के नेम लिखे हुए हैं। ये डायग्राम्स आपने नहीं पढ़ी हुई और ना ही इस सब्जेक्ट में आपने पढ़नी है, ठीक है। ये OOAD का सब्जेक्ट होता है, उसमें आप लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जिस यहाँ पे जो डायग्राम्स के नेम है, ठीक है, सिनेरियो बेस के अंदर जो ओवरऑल सिनेरियो होगा वो होगा टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। फ्लो के अंदर आप बताएंगे कि आपके जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनके दरमियान जो है वो फ्लो किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जो आप डिफरेंट क्लासेस जो है फाइंड कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर लेते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और बिहेवियर के अंदर जो है आपके सिस्टम का बिहेवियर शो हो रहा होता है, ठीक है, कि किस तरह से ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं ये भी, और आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसके अंदर स्टेट और सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है। अब ये देखना है कि एनालिसिस मॉडल के अंदर जब ये चारों चीजें आ गई हमारे पास, तो किस इनमें से किन किन चीजों को मिला के हम डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल की ये जो है फेज है, पहला जो है डाटा एंड क्लास डिजाइन है, दूसरा आर्किटेक्चरल है, फिर इंटरफेस डिजाइनिंग है और फिर कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग है। अब ये देखना है कि जैसे ये पहला है डाटा एंड क्लास डिजाइन, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ से इधर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सिर्फ क्लास बेस्ड जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका एरो जो है हमारे पास इधर आ रहा है। मीन्स क्लास बेस्ड एलिमेंट के अंदर जो जो हमें डायग्राम से मिलेगा उससे हम डिजाइनिंग मॉडल जो है बना लेंगे, डिजाइन डाटा एंड क्लास डिजाइनिंग जो है उससे हो जाएगी। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन अगर करना है तो उसके लिए एक तो यही वाले हमारे पास सारे कंपोनेंट क्लास बेस आ जाएंगे और दूसरा एरो जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। मीन्स फ्लो भी आ जाएगा। कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के दरमियान जो फ्लो है, जो उनको जोड़ है, जो उनके दरमियान प्रोसेसिंग करवा रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। उससे जो है ये आर्किटेक्चर डिजाइन कर दिया जाएगा। थर्ड वन इज इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइनिंग के अंदर आपका सबसे पहले तो सिस्टम का बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो जो चीजें वो आ जाएंगी। सेकंड पे साथ में फ्लो आ जाएगा, ठीक है, इंटरफेस के ऊपर ओवरऑल। और साथ में जो है ये सिनेरियो बेस, ये वाली जो सारी चीजें ये आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एनालिसिस फेज की कौन कौन सी चीजों से डिजाइन का कौन कौन सा फेज बनता है। एंड नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट लेवल डिजाइन। इसके अंदर आपका बिहेवियरल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके अलावा आपके फ्लो ओरिएंटेड सारे आ जाते हैं, ठीक है, सिस्टम का बिहेवियर, सिस्टम के एलिमेंट्स का फ्लो, और साथ में जो है आपके क्लास बेस्ड जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस से डिजाइनिंग मोड के अंदर जब आते हैं हम, तो ये वाले फेजेस जो इस तरह से कन्वर्ट होकर हम उसकी बेस के ऊपर डिजाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। Software design is an iterative process through which requirements are translated into a blueprint for constructing a software, ठीक है। अब डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। डिजाइन प्रोसेस एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव मींस ये लूप के अंदर काम करता है, ठीक है। फर्स्ट लूप के अंदर कुछ काम कर लिया, नेक्स्ट लूप चली, नेक्स्ट आइटरेशन हुई तो उसके अंदर जो है फर्दर काम कर लिया, इस तरह से ये काम आगे चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दफा किया और उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इन विच रिक्वायरमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू अ ब्लूप्रिंट। आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, उससे आपने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, एक प्रोटोटाइप बना लिया, एक लाइट सा स्केच बना लिया, ठीक है, डिजाइनिंग बनाने के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आई, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर अरेंज कर लिया, आगे जो है डिजाइनिंग के लिए। ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द डिजाइन मॉडल, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास इकट्ठी हुई है रिक्वायरमेंट मॉडल से, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे डिजाइनिंग मॉडल के अंदर, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर डिजाइन बना लेंगे। दैट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट, ठीक है। तो उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पर जब आप डिजाइनिंग कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा है,
तो आप उससे जो है ओवरऑल सिस्टम का डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज हो रहा है, सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा बनेगा, इंटरफेस कैसा बनेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है, कौन से कंस्ट्रेंट्स है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और फिर इसी डिजाइनिंग को आगे लेके हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ गए हैं गुड डिजाइन के, ठीक है, कि हम कहते हैं हमारा अच्छा डिजाइन हो, अच्छा डिजाइनिंग होगी तो आगे जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी। तो अच्छे डिजाइनिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है फिटनेस, सॉरी फर्मनेस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा। फर्स्ट वन इज फर्मनेस। A program should not have any bug that inhabit its function, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक अच्छा डिजाइन वो है जिसके अंदर कोई बग ना हो, ठीक है। फर्मनेस हो मीन्स कोई एरर ना हो, कोई बग ना हो, अच्छा डिजाइन हो। सेकेंड वन इज कमोडिटी। अ प्रोग्राम शुड बी suitable for the purpose फॉर विच इट इज इंटेंडेड, के जिस पर्पस के लिए जो है जिस पर्पस के लिए डिजाइन बनाया जा रहा है वो उसके लिए सूटेबल हो, ठीक है। कि आप जो है कुछ कोड कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल वो जिस पर्पस के लिए वो प्रोसेस वो कोड किया जा रहा है वो उस पर्पस के लिए यूज हो और उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये ना हो कि आपने लिख के रख दिया कोड या डिजाइन और वो जो है किसी काम नहीं आ रहा। डिलाइट, द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द प्रोग्राम शुड बी प्लेयरेबल वन, ठीक है। डिलाइटफुल हो मीन जब आप वाकई यूज करें उस प्रोग्राम को तो आपको जो है आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, प्लेयरेबल हो। ये ना हो कि आप इरिटेट हो जाए और आप तंग हो जाए और आप इसको क्विट कर दे, इस तरह से नहीं हो। फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी इज असेस्ड बाय इवेलुएटिंग, एक मैं पॉइंटर ले लूँ, आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा, फंक्शनैलिटी, functionality is assessed by evaluating the feature set and capability of a program, the generality of the function that are delivered and the security of the overall system, ठीक है। इसके अंदर ये है कि ओवरऑल आपके सिस्टम की जितनी कैपेबिलिटी है, जितने फीचर्स हैं, उनको इवेलुएट किया जाता है, उनको एक्सेस किया जाता है कि आपका सिस्टम जो फुली फंक्शनल है, आपका सिस्टम जो फंक्शन और फीचर रिक्वायर है उनको फुलफिल कर रहा है, आपका सिस्टम जो ओवरऑल सिक्योर है, डिलीवरेबल है, मीन्स इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज यूजिबिलिटी इज असेस्ड बाय कंसीडरिंग ह्यूमन फैक्टर, ओवरऑल एस्थेटिक, कंसिस्टेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यूजिबिलिटी के अंदर ये तीन फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास, एस्थेटिक, कंसिस्टेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन। कि ओवरऑल आपका डिजाइन जो है एस्थेटिकली, एस्थेटिक होता है उसकी लुक और फील, उसकी जो है अपीयरेंस, ठीक है, उसको देख के ही आपको अच्छा लगे और आप उसको यूज कर सकें। और उसके अलावा आपका डिजाइन जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मीन्स के ऐसा नहीं है कि डिजाइन जो है वेरी कर जाए, कुछ टाइम बाद आप उसको देखें तो वो जो है उसकी जो सारी अलाइनमेंट है वो खराब है, ये डिजाइनिंग है खराब है, उसके कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइनिंग के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि अगर कुछ यूजर को समझ नहीं आ रहा तो डॉक्यूमेंटेशन से जो है वो अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। इम्प्लीमेंट करते हुए डेवलपर, टेस्टर जो भी है, टेस्टिंग करते हुए डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर लें। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी के अंदर देखा जाता है कि आपका सिस्टम जो कितना रिलायबल है, मीन्स इसके कितना सक्सेसफुल है, कितना कंप्लीट है, इसके अंदर फेलियर चांसेस कितने कम है, ठीक है। रिलायबल होता है कि फेलियर चांसेस कम से कम आना। अब जो है अगर फेलियर आ गए हैं तो उनका मीन टाइम टू रिकवर कितना है, ठीक है। अगर फेलियर आ गया है तो उसको रिकवर करने के लिए मिनिमम टाइम जो है ये ले, ठीक है। ये रिलायबिलिटी में आ गया। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग प्रोसेसिंग स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स कंजम्पशन, थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी कि स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स कितने यूज कर रहा है, थ्रूपुट, थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टर्म हमने पढ़ी थी, थ्रूपुट के विद इन अ गिवन टाइम कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूं कह लेंगे कि एक गिवन टाइम के अंदर आपका सिस्टम जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है या कितना efficiently काम कर रहा है, ठीक है। Portability, combine the ability to extend the program, adaptability, serviceability, these three attributes represent a more common term. Portability के अंदर ओवरऑल आपके सिस्टम की सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा डिजाइन हो जो कि ओवरऑल आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक्सटेंड द प्रोग्राम, एक्सटेंसिबिलिटी के अंदर आ जाएगा कि आपका डिजाइन ऐसा हो कि अगर आप कहते हैं
इसके अंदर मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे ये चीज ऐड करनी है, तो आपका सिस्टम जो स्केलेबल हो, एक्सटेंडेबल हो, आप उसको ऐड कर सकते हो। आपका स्टैटिक टाइप का डिजाइन हो, फिक्स है कि इसको मैं आप चेंज ही नहीं कर सकता, ठीक है। अडॉप्टेबिलिटी हो, चेंजेस को अडॉप्ट करे, सर्विसबिलिटी हो, सर्विसेज प्रोवाइड करे। मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेबिलिटी, ये इसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी के अंदर ओवरऑल आ जाएगा। टेस्टेबिलिटी के जो टेस्टिंग है वो भी साथ साथ होती रहे, आपका सिस्टम मेंटेन रहे। कंपैटिबिलिटी, आपका सिस्टम जो है जिस एनवायरनमेंट के अंदर जाकर यूज हो रहा है वहां पे जो कंपैटिबल हो, ये ना हो कि उसको इंस्टॉल करने से और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाए। कॉन्फ़िगरेबिलिटी, उसके अंदर जो चेंजिंग्स वगैरह आए उनको अडॉप्ट करके, कॉन्फ़िगर करके उनको सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये थी एक किसी भी अच्छे डिजाइन की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे कि एक डिजाइन बनाते हुए इन सारे एट्रीब्यूट्स का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, क्वालिटी गाइडलाइन। अब कुछ गाइडलाइन है कि किस किस तरह से हमने डिजाइन करना है। फर्स्ट वन इज अ डिजाइन शुड बी मॉड्यूलर, that is the software should be logically partitioned into the elements or subsystem। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका डिजाइन ऐसा ना हो कि ओवरऑल डिजाइनिंग बनाने के लिए दे दी है पूरे सिस्टम की, आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, बल्कि मॉड्यूलर अप्रोच यूज करें। उसके अंदर क्या है कि आप सिस्टम को डिवाइड कर लेंगे स्मॉल पार्टीशनिंग, स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर, और फिर जो है वो इजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी और उस डिजाइनिंग से फिर जो है आगे इम्प्लीमेंट करना भी। अ डिजाइन शुड कंटेन डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर्किटेक्चर इंटरफेस मीन्स क्लियरली, ठीक है। तो आपका डिजाइन जो है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक है, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो, हर एक चीज की डिस्टिंक्टिव रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। डाटा का आर्किटेक्चर इंटरफेस सेपरेटली जो हर चीज को जो है वो शो कर रहा है। अ डिजाइन शुड लीड्स टू डाटा स्ट्रक्चर दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द क्लासेस टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके जो उस टाइम पे आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स पैटर्न वगैरह यूज किए जाने हैं, ठीक है, किए जाएं। ऐसा ना हो कि इम्प्लीमेंटेशन और तरह की है, वहाँ पे आपने और चीज लगा दी है, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये डाटा स्ट्रक्चर्स भी नहीं पढ़े, इसके अंदर डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्यू, स्टैक, ट्रीज, ग्राफ, ये सारी चीजें। तो मीन्स ये सारी चीजें जो है आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पैटर्न्स जो हैं वो यूज करने चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ पे सिलेक्ट करने चाहिए। अ डिजाइन शुड लीड्स टू कंपोनेंट दैट एग्जिबिट इंडिपेंडेंट फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट फंक्शनल करेक्टरिस्टिक मीन्स के डिजाइन आपका फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका डिजाइन जो है वो डिपेंडेंट है, मीन्स आपके डिजाइन के जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं, और हर एक काम करने के लिए जो है आपका मॉड्यूल या आपका सिस्टम जो है वो वेट कर रहा हो कि नेक्स्ट जो है काम होगा तब मैं ये वाला काम मेरे वाला जो परफॉर्म होगा, ठीक है। हर एक मॉड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए, वरना अगर डिपेंडेंसी आ जाए तो उसके अंदर जो है वो वेटिंग टाइम और वो सारा प्रॉब्लम जो है वो आ जाते हैं। अ डिजाइन शुड A design should leads to interface that reduce the complexity of the connection between the components with external environment, ठीक है। अब इंटरफेस that reduce the complexity of connection, इंटरफेस डिजाइनिंग जो करनी है, इंटरफेस भी आपका जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कम्प्लेक्स कनेक्शन आपने क्रिएट नहीं करने, ठीक है। अगर जो है वहां पे आप कम्प्लेक्सिटी डाल देंगे तो वो आप बनाने वाले के लिए भी मुश्किल है और यूज करने वाला उससे ज्यादा इरिटेट हो जाता है। आपका यूजर है, उसको इंटरफेस नहीं पसंद आया, वो आपकी ऐप को क्विट कर देगा, ठीक है, कि उसे समझ ही नहीं आ रही इसको यूज किस तरह करना है, इससे आगे प्रोसीड किस तरह से करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आगे से जो बैकएंड पे इंटरफेस का कनेक्शन है हर लिहाज से जो है कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ डिजाइन शुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ नोटेशन सिंबल्स दैट एफिशिएंटली कम्युनिकेट दिस मीनिंग। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि डिजाइनिंग जब हम आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट नोटेशन, अप्रोप्रिएट सिंबल और वो यूज करें, ठीक है, ताकि क्लियरली डिफाइन हो कि ये नोटेशन जो है क्या मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही है, ठीक है। ये नो कि वहां पे आपने यूज केस को शो करना है और आप उसकी जगह जो है वो कनेक्शन शो करेंगे इस तरह से, तो अप्रोप्रिएट जो सिंबल्स हैं उनको यूज करना है। अच्छा, ये फंडामेंटल कुछ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने यूज करने हैं, डिजाइनिंग में यूज करते हैं, उनको देख लेते हैं बारी बारी।
चलिए ये सिर्फ इनके नेम है, इनको आगे डिटेल में बताया गया, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रक्शन क्या है? permit one to concentrate on problem at some level of abstraction without regarding to low level detail। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? जहाँ पे आप अपने सिस्टम को, या फिर वैसे ही अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम कहते हैं इसको मोटा मोटा देख लो, इसकी डिटेल में ना जाओ। ठीक है, तो वही वाली टर्म यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की यूज हुई है। परमिट्स one to concentrate on a problem at some level of abstraction without regarding to lower level detail, कि आपने एब्स्ट्रक्शन के अंदर जो है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, हायर लेवल पे अपने सिस्टम को देखना है डिजाइनिंग के लिए। आपने उसकी लो लेवल डिटेल के अंदर नहीं जाना। आपने ये नहीं देखना ये कंपोनेंट इसके साथ यूं कम्युनिकेट कर रहा था, इस टाइम पे ले रही नहीं। ओवरऑल जस्ट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट शो करना है, एक प्रोटोटाइप, एक बिग पिक्चर जो है वो सिस्टम की शो करनी होती है हायर लेवल के ऊपर। ठीक है, डिटेल के अंदर नहीं जाना होता। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर क्या होता है? सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है हमारे सिस्टम का। ठीक है, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वेज इन विच दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, इसको छोड़े पहले ये पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर or organization of a program components, the manner in which these components interact and the structure of the data that are used by the component। अब वो कह रहे हैं ओवरऑल आर्किटेक्चर होता क्या, पहले वो पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर जो है हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स मॉड्यूल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा ये वाला मॉड्यूल पहले आना है, ये वाला बाद में आना है, इनके दरमियान किस तरह से फ्लो करना है। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम हमारा कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से टाई अप हुए हुए हैं, वो हमारा आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, और आर्किटेक्चर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इन विच। अच्छा, इसको छोड़ दे, बस ये वाली ठीक है। ठीक है, ये वाली ठीक है बात कि आर्किटेक्चर के आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स और वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से टाई अप हुए हुए हैं, उनके दरमियान कौन सी किस तरह से हायरार्की बनाई हुई है, वो सारा जो है हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। पैटर्न्स, पैटर्न क्या होते हैं? A design pattern describes a design structure that solves a particular design problem within a specific context, and the way in which the pattern is applied are and used। अच्छा, अब पैटर्न हम कहते हैं कि जब हमें किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाए और उस प्रॉब्लम का साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, इसको हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या है? हमें एक स्पेसिफिक एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई इन्वायरमेंट है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हमें जो सोल्यूशन उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, उसको हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, मीन्स पैटर्न सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, लेकिन प्रॉब्लम जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो प्रॉब्लम आई है, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना जो है वो पैटर्न होता है। ठीक है, पैटर्न जो है हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और उन पैटर्न्स को जो है अगेन एंड अगेन हम लोग यूज करते हैं, रीयूजेबिलिटी इसके अंदर होती है। ठीक है, फिर हमें बार बार से डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न में हम क्या कहते हैं? एनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी मोर इजिली हैंडल्ड इफ इट इज सब डिवाइडेड इनटू अ पीसेस। ठीक है, सेपरेशन, सेपरेट कर देना ऑफ कंसर्न, जो चीजें आपकी कंसर्न की हैं उनको सेपरेट कर देना, मींस ओवरऑल पूरे सिस्टम को नहीं लेके जा रहे, जो चीज आपकी कंसर्न है उनको सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी मोर इजिली हैंडल्ड। ठीक है, हैंडल्ड, अगर कोई प्रॉब्लम है कम्प्लेक्स टाइप की, उसको हम इजिली किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? इफ इट इज सब डिवाइडेड इनटू पीसेस। ठीक है, अगर हम उनको मॉड्यूल्स की फॉर्म के अंदर डिवाइड कर लें तो उसको हम मोर इजिली कर लेंगे। तो उस तरह से क्या प्रॉब्लम जो है आपका जो भी सिस्टम है, जो चीजें आपकी कंसर्न की है, आप उनको सेपरेट करते रहते हैं, मॉड्यूल्स बनाते रहते हैं और इस तरह से वो इजिली हैंडल हो जाती है। मॉड्यूलैरिटी, सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू बी इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह पीछे हमने एक और वो देखा था, फिर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न देखा, यहाँ पे मॉड्यूलैरिटी का भी वही मतलब है कि हम सिस्टम को जो है स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर, मैनेजेबल मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा सिस्टम जो मोर इजिली, मोर अंडरस्टैंडेबल होता है, मैनेजेबल होता है। ठीक है, और हम जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। Single attribute of software that allow a program to be intellectually manageable।
ठीक है, एक सिंगल एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर हम डिवाइड कर लेते, सेपरेट कर लेते, तो वो इजीली मैनेजेबल हो जाता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? द वे ऑफ हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल। इसके अंदर क्या बताया हुआ है? आप लोग ऊपर पढ़े होंगे दोनों क्लासेस जावा के साथ, वहां पे आप लोग पढ़े होंगे इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। तो इनकैप्सुलेशन में आप देखते होंगे, एब्स्ट्रक्शन में देखते होंगे कि क्लासेस के अंदर जो डाटा अननेसेसरी है उसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर के जो अननेसेसरी डिटेल है, जिस डिटेल की यूजर को जरूरत ही नहीं है, उसको हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर यूजर यूज कर रहा है तो यूजर को सिर्फ उसकी आउटपुट होनी चाहिए, 2 + 2 = 4, ये नजर आना चाहिए। ये नहीं नजर आना चाहिए कि पीछे बैकएंड पे हमने एक वेरिएबल लिया, उसको 2 असाइन कर दिया, एक दूसरा वेरिएबल लिया, उसको 2 असाइन कर दिया, उनको एडअप करके नए वेरिएबल में रख के फिर से हमने शो करवाया। तो जो पीछे की बैकएंड की अननेसेसरी डिटेल है उसको हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। मैम इस बार हमारी C++ है। C++ पढ़ रहे हैं आप लोग? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट वन इज फंक्शनल इंडिपेंडेंस। फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी उसी सेंस में हमारा जा रहा है कि हमने अपने सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको इंडिपेंडेंट रखना है, उसको डिपेंड नहीं करना दूसरे के ऊपर, ठीक है। सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो एक मॉड्यूल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर कोई अपना सेपरेटली काम करे। achieved by developing modules with a single minded function and low coupling, ठीक है, कि जो काम कर रहे हैं आप वो क्या करें, सिंगल माइंडेड करें, ठीक है। मतलब उस एक काम का एक ही मतलब हो, जो आप काम कर रहे हैं उसके जो है ज्यादा मीनिंग ना निकल रहे हो, उस तरह से फिर डिस्ट्रैक्शन जो है वो हो जाती है और जो है वो सही तरह से काम नहीं होता। एंड लो कपलिंग मीन्स के जो फंक्शन है, जो आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो कपलिंग है, जो डिपेंडेंसी है, वो कम से कम हो। मीन्स के फंक्शनल इंडिपेंडेंट हो, आपके फंक्शन, आपके मॉड्यूल्स आपस में डिपेंड ना कर रहे हो, ठीक है। हाई लेवल कपलिंग ना हो, हाई लेवल कपलिंग होगी तो मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। लो कपलिंग मीन्स कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल इंडिपेंडेंस का ये मतलब है। अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई है, कोहेजन एंड कपलिंग, ठीक है। कोहेजन और कपलिंग क्या होता है? कोहेजन होती है अगर आपके सिस्टम के अंदर आपने पार्टीशनिंग कर दी है, मॉड्यूल्स हैं सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो कोहेजन होगी कि जब एक मॉड्यूल के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, विद इन अ मॉड्यूल ही आपस में शेयरिंग हो रही है और काम हो रहे हैं। कपलिंग होगा कि जब आपके मॉड्यूल्स के दरमियान जो है वो शेयरिंग हो रही है, ठीक है। कोहेजन एक ही मॉड्यूल के अंदर मींस नो कपलिंग, और कपलिंग मींस के मोर देन वन जो है मॉड्यूल्स के दरमियान जो शेयरिंग हो रही है, कपलिंग। इस वजह से यहाँ पे कहा है कि लो कपलिंग हो, ताकि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। क्लियर है ये वाली बात? फंक्शनल इंडिपेंडेंस, कोहेजन और कपलिंग, ठीक है। Okay, refinement. A process of elaboration of detail of abstraction is a refinement. ठीक है, abstraction हमने पढ़ी थी कि हमने लो लेवल डिटेल में नहीं जाना, जस्ट हम जो है हायर लेवल व्यू से अपने सिस्टम को देखते हैं। लेकिन रिफाइनमेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीमेंट है एब्स्ट्रक्शन का। एब्स्ट्रक्शन में हम हायर लेवल डिटेल देखते थे, मींस लो लेवल डिटेल, मोर डिटेल के अंदर नहीं जाते थे। लेकिन रिफाइनमेंट के अंदर क्या है कि हम जो है अपनी एब्स्ट्रक्शन डिटेल को इलेबोरेट करते हैं, उसको फुली एक्सप्लेन करते हैं, फुली इलेबोरेट कर देते हैं, ठीक है। मोर डिटेल के अंदर, डीप लेवल के अंदर जाते हैं, सिस्टम को फुली जो डिस्क्राइब कर देते हैं। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज अ टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटजी, मींस के यहाँ पे रिफाइनमेंट के अंदर क्या है, टॉप डाउन स्ट्रेटजी। स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल से, उससे जो डाउनवर्ड जो है लो डिटेल के अंदर जो जाते रहते हैं और इस तरह से अपने सिस्टम को डिफाइन करते रहते हैं, ठीक है। aspects. An aspect is a representation of cross cutting concern. अब aspect क्या है? aspect जो है ये cross cutting concern है। cross cutting क्या है कि अगर एक चीज आप कर रहे हैं वो तब तक complete ना हो जब तक जो है कोई दूसरी चीज जो है वो कंसीडर ना की जाए या कोई दूसरी चीज जो है वो यूज ना की जाए। मीन्स यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है। कंसीडर टू रिक्वायरमेंट्स ए एंड बी, दो रिक्वायरमेंट्स है ए और बी आपके सिस्टम की। रिक्वायरमेंट ए जो है क्रॉस कट रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट ए जो है ये क्रॉस कट होगा रिक्वायरमेंट बी का इफ अ सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट हैज बीन चूजन इन विच बी
कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट टेकिंग ए इनटू अकाउंट, कि आपका बी जो है तब तक सेटिस्फाइड ना हो, तब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करे, तब तक जो है वो अपना कोई भी काम कंप्लीट ना करे, जब तक विदाउट टेकिंग ए इनटू अकाउंट, जब तक ए को जो है साथ में ना लिया जाए। तो यहाँ पे जो क्रॉस कट हो रहा है दोनों के दरमियान, कि बी जो है तब तक अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकेगी जब तक ए को भी साथ में जो है ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको डिजाइन बनाते हुए हमने कंसीडर करने होते हैं कि कहाँ पे हमने सेपरेशन देनी है, जहाँ पे हमने मॉड्यूलरिटी देनी है, कहाँ पे हमने रिफाइन करना है, कहाँ पे हमने जो इसको मोर डिटेल के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट डिजाइन बनाते हुए जो है रखे जाते हैं माइंड में। रीफैक्टरिंग, री दोबारा, फैक्टरिंग फैक्टरिंग करना मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग करना, रीअरेंजिंग करना, आपके सिस्टम को, आपके कोड को दोबारा से रीजनरेट करना। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है इसकी, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम सो दैट द फंक्शनैलिटी इज नॉट चेंज। आप अपने सिस्टम के डिजाइन को रिफैक्टर कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो जो है उसी तरह से रहनी चाहिए, अंदर की जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिफैक्टरिंग इज द ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक that simplify the design or code of the components without changing its functional behavior. ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब ये जो लोग ऊपर पढ़े हैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, देख लेते हैं। नहीं, सबको ही आ जाएगी, इसके अंदर कोई वो मेजर बात नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, डिजाइन सिस्टम यूजिंग अ सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, हम जब ऊप की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी डिजाइन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कल भी हमने पढ़ा था जहाँ पे ऑब्जेक्ट और प्रोसेसेस को इकट्ठा करके क्लासेस बना ली जाती हैं। तो यहाँ पे भी बात हो रही है सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस देखी जाती हैं कि क्लासेस कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड और सिस्टम एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपके रियल वर्ल्ड को जो है वो देखते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मीन्स अगर आप रियल वर्ल्ड स्टैरियो ले रहे हैं, अगर आप अपने कॉलेज का स्नैरियो लेते हैं कोई डिजाइनिंग करने के लिए, तो उसके अंदर जो स्टूडेंट है, रियल वर्ल्ड एक एंटिटी है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। कोई दूसरी रियल वर्ल्ड एंटिटी आप ले लें, टीचर ले लें, ठीक है, उसके अलावा जो है आप स्टाफ ले लें, जो भी चीजें ले लें, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स के फिर जो है ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, इनकैप्सुलेट स्टेट एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। आपके ऑब्जेक्ट्स जब आप लेते हैं डिजाइनिंग के लिए तो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वहां पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा वहां पे जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाए, सिर्फ जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट क्लासेस, इनको लेकर डिजाइनिंग की जाती है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कहते हैं। सिस्टम फंक्शनैलिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सर्विसेज। ठीक है, फिर अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सिस्टम फंक्शनैलिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट वहां पे जो सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो आपकी सिस्टम की फंक्शनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, टीचर आपको पढ़ाता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी है आपके साथ। आप जो है क्लास में जाते हैं, ये आपकी फंक्शनैलिटी, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से डिजाइनिंग होती है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट्स बाय मैसेज पासिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वैसे मैसेज ये कम्युनिकेशन की दो टेक्निक होती है, मैसेज पासिंग और मेमोरी शेयरिंग, लेकिन वो और लिहाज से होती है। यहाँ पे जो है जस्ट मैसेज पासिंग की जो है वो दी गई है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में डिजाइनिंग के अंदर कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे? मैसेज पासिंग के थ्रू। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ए ने बी को कोई बात करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, तो वो मैसेज पासिंग के थ्रू देंगे। डिजाइन क्लासेस। अच्छा, द रिक्वायरमेंट मॉडल डिफाइन अ सेट ऑफ एनालिसिस क्लासेस। यहाँ पे हम पढ़े हैं डिजाइन क्लासेस कि डिजाइनिंग क्लासेस किस तरह से हमारे पास बनती हैं। द रिक्वायरमेंट मॉडल डिफाइंस अ सेट ऑफ एनालिसिस क्लासेस। आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, उन रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर आपने क्या कर लिया? एनालिसिस क्लासेस निकाल ली। फिर अ सेट ऑफ डिजाइन क्लासेस that refine the analysis classes by providing design